छात्रों, मैं पंकज कुमार अहिरवार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, आज आपको CGLRC विषय में मौरूसी कृषक टॉपिक पर अपना लेक्चर दूंगा। और क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे मैं दो पार्ट में आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो मौरूसी कृषक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक सामान्य सी जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मौरूसी कृषक ऐसा कृषक वर्ग है जो मूल रूप से भूमि के स्वामी नहीं थे। जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसे व्यक्तियों को जो जमीन में कब्जा रखते थे, भूमि में कब्जा रखते थे और उसमें कृषि कार्य करते थे, अर्थात जो बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनके पास भूमि ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो अकेले तो उसमें कृषि कार्य कर नहीं सकते थे। तो वो क्या करते थे कि ऐसे कृषकों को जो स्वेच्छा से उसमें उपज लगाना चाहते थे, तो उनको हिस्सेदारी में जैसे कुछ हिस्सा वो ले लें और बाकी उनको दे दें। इस तरीके से अपना उपज वगैरह करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन यह है कि आज़ादी के बाद फिर क्या बहुत ढेर सारे अधिनियम आए और उस अधिनियम के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को जो उस भूमि पे कृषि कार्य करते थे, जो कब्जा रखते थे, ऐसे व्यक्तियों को उसमें स्वामित्व दे दिया गया, मतलब मूल कृषक के रूप में अधिकार दे दिया गया। और ऐसे कृषक बाद में मौरूसी कृषक कहलाए। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की, तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत इसमें अगर देखें तो जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसको 5 क्षेत्र में विभाजित किया गया था। पहला वो था महाकौशल क्षेत्र, दूसरा है विंध्य क्षेत्र, तीसरा है मध्य भारत क्षेत्र, चौथा है भोपाल क्षेत्र और पांचवा है सिरोंज क्षेत्र। इन 5 क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया था। और उन सभी अलग अलग क्षेत्र में उन कृषकों को किस नाम से जाना जाता था और बाद में वही कृषक मौरूसी कृषक कहलाए, इसके बारे में CGLRC की धारा 185 बताती है। 185 में अब मैं आप लोग के सामने थोड़ा सा जो भी मतलब है कि जो बोला जाता था CGLRC में, जो मौरूसी कृषक थे उनको पहले जो बोला जाता था उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। थोड़ा सा कठिन शब्द है, समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन है कि इतना भी मुश्किल नहीं है। तो मैं अब आप लोगों को एक सेक्शन वाइज उस चीज को समझाता हूं। तो छात्रों, ये देखिए कि धारा 185 वो मौरूसी कृषक के बारे में बताती है, ऑक्यूपाइड टेनेंसी के बारे में बताती है। तो धारा 185 में अगर हम देखें तो पहला महाकौशल क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि महाकौशल क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, मतलब जब संहिता लागू हुई 1959 में, उस समय महाकौशल क्षेत्र में कोई ऐसी भूमि धारण करता था जो CGLRC कोड 1954 के लागू होने से पहले मालिक मकबूजा थी, और जिसके संबंध में दूसरा यह है कि मौरूसी कृषक के रूप में जिसको बताया गया है, मामूली मौरूसी कृषक के रूप में बताया गया है। अगर इस नाम से कोई भूमि धारण करता था महाकौशल क्षेत्र में, मालिक मकबूजा, मामूली मौरूसी कृषक और मौरूसी कृषक के रूप में जो भूमि धारण करता था, ऐसे व्यक्तियों को महाकौशल क्षेत्र में मौरूसी कृषक कहा गया। तो ये क्लियर हो गया महाकौशल क्षेत्र के विषय में। अब हम दूसरा जो आते हैं वो मध्य भारत क्षेत्र के संबंध में है। मध्य भारत क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड जब लागू हुआ उसके पहले जो इनाम भूमि कृषक या उपकृषक या साधारण कृषक के रूप में भूमि धारण करता था, ऐसे व्यक्तियों को मौरूसी कृषक कहा गया। मध्य भारत क्षेत्र में दूसरा वो रैयतवाड़ी के रूप में या उपपट्टेदार के रूप में भूमि धारण करता था, ऐसे व्यक्तियों को मौरूसी कृषक कहा गया। तीसरा जो जागीर समाप्ति विधान जो बना हुआ 1951 में बना था,
तो उसमें जो परिभाषा दी गई है कि जो जागीर भूमि में उप कृषक के रूप में या उप कृषक के कृषक के रूप में भूमि धारण करता था वो मौरूसी कृषक के रूप में कहा गया। और जो चौथा है मध्य भारत क्षेत्र में, वो जमींदारी समाप्ति विधान 1951। अब जो है ये दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये जागीर समाप्ति विधान है और ये जमींदारी समाप्ति विधान है। तो जो जागीर समाप्ति विधान 1951 में जो कहा गया है, वही जमींदारी समाप्ति विधान 1951 में ऐसे कृषकों को जो जागीर भूमि में उप कृषक या उप कृषक के कृषक के रूप में जो है जाने जाते थे, उन्हें मौरूसी कृषक कहा गया। अब जो नेक्स्ट जो है वो है, तो छात्रों अब जो नेक्स्ट है वो है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र के विषय में अगर जो है मौरूसी कृषकों की बात की जाए कि मौरूसी कृषक विंध्य क्षेत्र में किन्हें कहा गया, तो जो लैंड रेवेन्यू कोड या टेनेंसी एक्ट 1953 में 55-45 कृषक, ये कृषक का प्रकार था विंध्य क्षेत्र में 55-45 कृषक या पट्टेदार कृषक या निकुंजधारी या तालाब धारक के रूप में जो कृषक कहलाते थे वो मौरूसी कृषक कहलाते थे। तो विंध्य क्षेत्र में 55-45 कृषक, पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी या तालाब धारक, इस रूप में जो भी भूमि धारण करता था वो मौरूसी कृषक कहलाया। अब जो नेक्स्ट जो अपन देखें तो वो है भोपाल क्षेत्र। भोपाल क्षेत्र में देखें तो जो टेनेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1952, इसमें जो भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत जो 1932 में भोपाल क्षेत्र में जो लैंड रेवेन्यू कोड चलता था, तो उसमें जो दखलदार के रूप में पहला जो है वो दखलदार के रूप में, सिकमी के रूप में, मतलब कब्जा पाने वाले के रूप में, दखलदार से मतलब ये कि जो भी दखल जो है, आप जो है एलआरसी में शब्द देखे होंगे दखल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अधिकार जताता है उस संबंधित जो भी संपत्ति है, जो भी भूमि है, उसमें जो अधिकार जताता है, जो अधिकार बताता है, वो दखलदार कहलाता है। तो जो दखलदार से सिकमी के रूप में, सिकमी मतलब होता है कब्जा पाने वाला, तो कब्जा पाने वाले के रूप में, सिकमी के रूप में भूमि धारण करता है, ऐसा व्यक्ति भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत मौरूसी कृषक कहलाया। अब जो है अपन जो लास्ट देखते हैं सिरोंज क्षेत्र। सिरोंज क्षेत्र जैसे कि कुछ छात्रों ने मुझसे पूछा था कि सिरोंज क्षेत्र क्या है, तो सिरोंज क्षेत्र जो है ये पहले सिरोंज जो है वो राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जब यह लैंड रेवेन्यू कोड लागू हुआ तो राजस्थान से ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में आ गया और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत ये सिरोंज क्षेत्र मतलब है, अभी भी वर्तमान में है। और जो यहाँ जो राजस्व विधि चलती थी वो राजस्थान जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसके अंतर्गत संचालित थी, इसलिए जो है इसे अलग क्षेत्र के रूप में बताया गया है। तो सिरोंज क्षेत्र में कौन से व्यक्ति मौरूसी कृषक कहलाए, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1953 में खुद कास्ट के कृषक के उप कृषक या कृषक के रूप में धारण करता था। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1953 में खुद कास्ट के उप कृषक या कृषक के रूप में जो व्यक्ति भूमि धारण करता था वो सिरोंज क्षेत्र में मौरूसी कृषक कहलाया। और इसके अलावा उप कृषक या खातेदार कृषक, उप कृषक या खातेदार कृषक या निकुंजधारी के रूप में भी जो व्यक्ति सिरोंज क्षेत्र में आता था वह व्यक्ति मौरूसी कृषक कहलाया। और दोनों ही परिस्थिति में ये देखिए जो है ये जो खुद कास्ट राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1953 के अंतर्गत जो खुद कास्ट कहलाते थे वो मौरूसी कृषक कहलाए, और राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंतर्गत जो उप कृषक या खातेदार कृषक या निकुंजधारी के रूप में कहलाते थे ऐसे व्यक्ति मौरूसी कृषक कहलाए। तो छात्रों आपने देखा कि मौरूसी कृषक धारा 185 जो बोलती है, बताती है कि मौरूसी कृषक किन्हें कहा जाता है। तो मौरूसी कृषक ये जो 5 क्षेत्र जो विभाजित किए गए हैं लैंड रेवेन्यू कोड में, सीजीएलआरसी में, तो इसमें जो 5 क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मतलब जो परिभाषा दी गई है, जिन व्यक्तियों के बारे में बताया गया जो वो कहलाते थे, वो व्यक्ति धारा 185 के अंतर्गत बाद में मौरूसी कृषक कहलाए। छात्रों
सेक्शन 185 में हम लोगों ने देखा कि मौरूसी कृषक कौन व्यक्ति कहलाते हैं। अब उसके बाद मौरूसी कृषक में जो आगे जो सेक्शन है, सेक्शन 186, इसमें लगान के बारे में बताया गया है। अधिकतम लगान क्या होगा। अब जैसा ये आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि लगान क्यों देगा मौरूसी कृषक, अगर वो भूस्वामी है तो लगान क्यों देगा। तो छात्रों, लगान वो इसलिए देगा क्योंकि मौरूसी कृषक जो है वो भूस्वामी नहीं थे। भूस्वामी भू राजस्व देता है और जो मौरूसी कृषक होते हैं वो जो टैक्स देता है वो लगान के रूप में देता है, इसलिए इसे लगान कहा गया है कि अधिकतम लगान क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं 186 में लगान कितनी देगा। तो अगर जो भी लगान मौरूसी कृषक के द्वारा जो है मौरूसी कृषक के लिए तय किया गया है, तो उस अधिकतम जो भी निर्धारित है उसके 4 गुने तक लगान जो है देगा। और अगर विंध्य क्षेत्र के विषय में बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र में अगर बांध भूमि है तो बांध भूमि में जो निर्धारित किया गया है लगान, जो भू राजस्व जो है तय किया गया है उसके 3 गुने तक देगा। और उसी तरीके से अगर अन्य मामले हैं तो उसमें भू राजस्व का 2 गुने तक देगा। अर्थात 186 में बताया गया है कि मौरूसी कृषक जो है सामान्य स्थिति में वो जो अधिकतम भू राजस्व तय किया गया है उसके 4 गुने तक अधिकतम जो है लगान देगा। और अगर विंध्य क्षेत्र में बांध भूमि के विषय में बात की जा रही है तो वहां जो भू राजस्व तय किया गया है उसके 3 गुने तक अधिकतम लगान देगा। और अगर अन्य मामलों में देखें तो भू राजस्व का 2 गुना तक लगान देगा। अब 187 अगर देखें, धारा 187, तो उसमें परिवर्तन की बात की गई है। परिवर्तन, अब ये किस तरीके के परिवर्तन की बात की गई है कि अगर जो है जो मौरूसी कृषक है और वो लगान के रूप में वस्तु जो लगान के रूप में जो भुगतान करता है वो वस्तु के रूप में या फसल के रूप में या अनाज के रूप में अगर जो है भुगतान करता है, और यदि वह चाहता है कि मैं वस्तु के रूप में या फसल के रूप में या अनाज के रूप में ये जो है भुगतान ना करूं, इसे नगद के रूप में परिवर्तित करा लूं, तो वो किसे आवेदन करेगा? उपखंड अधिकारी को। अगर वो चाहता है कि नगद के रूप में परिवर्तन कराना, जो लगान वो जो है वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में या फिर जो है फसल के रूप में, अनाज के रूप में देता आया है, उसे अगर नगद के रूप में परिवर्तित कराना है तो वह उपखंड अधिकारी को इसके लिए आवेदन देगा। धारा 188 जो है लगान के विषय में बताती है कि मौरूसी कृषक अगर चाहे तो लगान में जो है परिवर्तन हो सकता है। मौरूसी कृषक और जो स्वामी है, भूस्वामी, अगर चाहे उनके बीच में कोई ऐसा करार हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लगान में परिवर्तन हो सकता है। वैसे तो जो है लगान जो है 186 में जो निर्धारित की गई है वही देगा, लेकिन यह है कि फिर भी अगर जो है इन दोनों के बीच में कोई करार हो गया हो, भूस्वामी और मौरूसी कृषक के बीच में जो है कोई करार हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में लगान में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन है कि वो एग्रीमेंट जो है, करार अगर 186 में जो अधिकतम लगान तय किया गया है उससे ज्यादा होता है तो ऐसा जो है कोई भी एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। लेकिन यह है कि अगर वो कम तय किया गया है, जैसे मान लीजिए कि अधिकतम लगान जो है 4 गुना जो है उसे देना भू राजस्व का, लेकिन है कि भूस्वामी और मौरूसी कृषक ने जो है आपस में एग्रीमेंट करके तय कर लिया कि नहीं भाई आप 3 गुना ही देना, 2 गुना ही देना, तो ऐसी स्थिति में वो मान्य है। लेकिन यह है कि अगर वो कहे कि नहीं 4 से 5 गुना देना है तो वो मान्य नहीं है। किसी भी स्थिति में वो लगान तय जो निर्धारित, जो 186 में जो निर्धारित किया गया लगान, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अब हम सेक्शन 189 में ये देखते हैं कि कुछ मामलों में भूमि स्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण, अर्थात जो भूमि स्वामी से मौरूसी कृषक के रूप में मौरूसी कृषक को प्राप्त हो गई है, अगर भूमि स्वामी चाहे तो उस भूमि का पुनर्ग्रहण कर सकता है, मतलब वापस उस भूमि को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। और भूमि स्वामी 189 में बताया कि भूमि स्वामी उन वर्गों के सिवाय जो सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 में खंड 1 में दिया हुआ है, उनके उस भूमि के अलावा मौरूसी कृषक द्वारा जो भी भूमि धारण की गई है
उसको वापस प्राप्त करने के लिए जब ये संहिता लागू होगी तो उसके 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकेगा। अर्थात संहिता के लागू होने के बाद जो भूमि स्वामी है वो मौरूसी कृषक से अपनी भूमि वापस पाने के लिए 1 वर्ष के भीतर किसे, उपखंड अधिकारी को क्या कर सकेगा, आवेदन कर सकेगा। अब उपखंड अधिकारी को जब आवेदन प्राप्त होगा तो वो उपखंड अधिकारी उस आवेदन पत्र की जांच करेगा और अगर उसे उचित प्रतीत होता है तो उस आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात उसका निपटारा करेगा। अब जो है इसमें देखें, ये जो 189 में जो इसका तीसरा पॉइंट है या जो है तीसरा सब सेक्शन 3 है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा पुनर्ग्रहण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, मतलब कि किसी भी ऐसे पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके लिए क्या कंडीशन है कि जिस भूमि को जो है मौरूसी कृषक को 5 वर्ष से अधिक धारण किए हुए हो गया हो, कोई भी ऐसी भूमि जो इस संहिता के लागू होने के पश्चात 5 वर्ष तक जो है मौरूसी कृषक द्वारा धारण किया गया हो और असिंचित भूमि के विषय में वो 25 एकड़ से कम हो जाए। अर्थात अगर असिंचित भूमि है और मौरूसी कृषक द्वारा इस संहिता के लागू होने के जो है 5 वर्ष तक मौरूसी कृषक द्वारा उसे धारण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो है ऐसी परमिशन, पुनर्ग्रहण की परमिशन उपखंड अधिकारी के द्वारा नहीं दी जाएगी। दूसरा ये, अगर सिंचित मामलों में है, सिंचित अर्थात असिंचित क्षेत्र से अन्य मामलों में अगर है तो 10 एकड़ से कम ना हो जाए। मतलब ये कि अगर कोई भूमि 25 एकड़ असिंचित और 10 एकड़ सिंचित क्षेत्र से अगर कम हो जा रही है मौरूसी कृषक से जो है वापस लेने के दौरान, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी परमिशन नहीं देगा, कोई अनुमति नहीं देगा। अब इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसकी जो उपधारा है जो नेक्स्ट, वो ये कहती है कि जहां मौरूसी कृषक जो भूमि धारण कर रहा है उसको भूमि स्वामी को पुनर्ग्रहण के लिए अनुमति दे दी गई उपखंड अधिकारी के द्वारा, तो ऐसी अनुमति देने के बाद उपखंड अधिकारी क्या करेगा कि ऐसी भूमि का चयन और सीमांकन करेगा जो वापस करना है। मतलब ये कि मौरूसी कृषक से जो भूमि वापस हो रही है भूमि स्वामी को, उसका चयन और सीमांकन उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और उपखंड अधिकारी जब चयन और सीमांकन करेगा तो उस समय मौरूसी कृषक को जो प्रतिकर जो मिलना है, उस प्रतिकर को दिलवाने के लिए उपखंड अधिकारी उसे मतलब ये कि कहेगा, मतलब ये कि भूमि स्वामी को जो है प्रतिकर देने के लिए क्या करेगा, वो प्रतिकर निर्धारित करेगा। और प्रतिकर निर्धारित करने के पश्चात जब वो प्रतिकर देने के लिए तैयार हो जाता है भूमि स्वामी, तभी वह मौरूसी कृषक से उस भूमि को वापस करने के लिए और पुनर्ग्रहण के लिए वो अनुमति देगा। तो अब हम देखते हैं कि मौरूसी कृषकों को भूस्वामी के अधिकारों का प्रदान किया जाना। धारा 190 यह बताती है कि मौरूसी कृषकों को कब भूस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें जो इसका सबसेक्शन 1 है, उपधारा 1 में बताया गया है कि धारा 185(1) में विनिर्दिष्ट वर्ग के सिवाय मौरूसी कृषक द्वारा जो भूमि धारण की गई है और धारा 189 की उपधारा 1 के अधीन निर्धारित जो अवधि है, 1 वर्ष की जो अवधि थी, उसमें यदि भूस्वामी के द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है, इसके पहले हम सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि 1 वर्ष के भीतर उपखंड अधिकारी को आवेदन करेगा भूस्वामी, लेकिन यह कि अगर वो 1 वर्ष के अंदर आवेदन नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में आगामी जो कृषि वर्ष है, कृषि वर्ष जो 1 जुलाई से शुरू होता है, तो आगामी जो कृषि वर्ष है उस कृषि वर्ष से मौरूसी कृषकों को भूस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बात जो इसमें है कि धारा 189 के अधीन जब आवेदन किया जाता है और उसमें भूस्वामी को पुनर्ग्रहण के लिए अनुमति दे दी जाती है,
जैसे अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि भूस्वामी एसडीओ को अर्थात उपखंड अधिकारी को आवेदन करेगा 1 वर्ष के भीतर और उसका निपटारा उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और अगर ऐसी अनुमति दे दी जाती है कि हाँ ठीक है, मौरूसी कृषक से भूमि वापस भूस्वामी को दे दी जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर जो है भूमि प्रदान कर भी दी जाती है, वापस दे भी दी जाती है, पुनर्ग्रहण करवा भी दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के बाद जो शेष भूमि बच रही है मौरूसी कृषक के पास में, तो वो शेष भूमि पर उसे आगामी कृषि वर्ष से भूस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो जहां भूस्वामी उपधारा 1 में बताया गया कृषक से भिन्न मौरूसी कृषक द्वारा जो भूमि धारण की गई है, वहां मौरूसी कृषक को ऐसे भूमि के संबंध में धारा 185 के खंड 1 के उपखंड ए और बी में जो निर्दिष्ट वर्ग हैं, उसके अलावा जो मौरूसी कृषक के मामले में जो भी मतलब भूमि आ रही है, उसमें उन्हें जो भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, वो आगामी कृषि वर्ष से भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मतलब ये कि जो मूल अधिनियम जो है, मूल अधिनियम जब भी लागू होगा, उसमें सेक्शन 185 के खंड 1 के उपखंड ए और बी में जो वर्ग बताए गए हैं, उसके अलावा जो भी भूमि है, उसमें मौरूसी कृषकों को भूमि स्वामी के अधिकार इस अधिनियम के लागू होने के आगामी कृषि वर्ष से, मतलब 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। उसी तरह इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जो बी पॉइंट दिया हुआ है कि जहां खंड ए के अलावा जो अन्य मामले हैं, वहां उस ऐसे मौरूसी कृषकों को कृषक या भूमि स्वामी के अधिकार आगामी कृषि वर्ष से प्राप्त हो जाएंगे। तो सामान्य स्थिति यह है कि जहां ये जो है अधिनियम लागू हुआ, उसके आगामी कृषि वर्ष से जो है भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है। और तीसरा पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, वो ये कहता है कि जो ए के अंतर्गत नहीं है, जो खंड ए के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, वो बी खंड के अंतर्गत जो भी तारीख जो है जब भी मौरूसी कृषक के अधिकार उसे प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई अधिनियम जो जब लागू हुआ, उसके पश्चात 2-3 वर्ष के पश्चात जो है मौरूसी कृषक के अधिकार उसे प्राप्त हुए हैं, तो मौरूसी कृषक का अधिकार जब भी उसे प्राप्त होता है, उसे उसके बाद क्या मतलब है कि उसमें भूस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि जब मौरूसी कृषकों को भूस्वामी के अधिकार प्राप्त होंगे, तो उन्हें जो उनके जो मूल स्वामी है, जो भूस्वामी है, उन्हें प्रतिकर देना होगा। और वो प्रतिकर जो निर्धारित जो भू राजस्व है, उसका 15 गुना तक प्रतिकर देना होगा। मतलब ये कि मौरूसी कृषक जब मौरूसी कृषक से भूस्वामी बनेंगे, उस समय जो भी जिस भूस्वामी से वो जो है जमीन जो है भूमि जो है ग्रहण किए हुए हैं मौरूसी कृषक के रूप में, उस भूस्वामी को भू राजस्व का 15 गुना तक प्रतिकर उनको देना होगा। जो इसका जो नेक्स्ट 5वां पॉइंट है कि यदि इसी में आप चौथे पॉइंट में देखें कि जो 15 गुना जो प्रतिकर जो भूस्वामी को मिलेगा, वो भू राजस्व के रूप में जो वसूल किया जाएगा। और दूसरा ये कि अगर व्यतिक्रम कुछ किया जाता है, डिफॉल्ट किया जाता है, अगर प्रतिकर देने में डिफॉल्ट किया जाता है, तो उसकी वसूली भी भू राजस्व के रूप में की जाएगी। अब जो इसका जो 5वां पॉइंट है वह है कि वो ये कहता है कि जहां ये निर्धारित हो गया कि प्रतिकर देना है, 15 गुना प्रतिकर देना है, वहां जो भी प्रतिकर है, अगर मौरूसी कृषक उसका एक मुश्त भुगतान करता है, जितना भी जो है भू राजस्व जो उसे देना है भूस्वामी को, अगर वो एक मुश्त उसका भुगतान कर देता है, एक साथ भुगतान करता है, तो उसे 10% की दर से छूट प्राप्त होगी। इसमें 10% की दर से छूट प्राप्त होगी। और ऐसा जो है प्रतिकर वो भू राजस्व वो तहसीलदार के द्वारा वसूल किया जाएगा, तहसीलदार के द्वारा वसूल किया जाएगा और भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। तो जैसे ही इसे मौरूसी कृषक को भूमि स्वामी का अधिकार प्राप्त होता है, तो वो लगान न देकर भू राजस्व देना शुरू कर देता है और उसकी वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसा भू राजस्व की वसूली की जाती है। तो धारा 190
ये कहती है कि मॉरिशसी कृषकों को कब भूस्वामी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।